हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक और लेक्चर के साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम के। इस लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे किसके, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट या थ्योरी। ठीक है, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, क्या कहता है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट? देखो, अकॉर्डिंग टू द लुईस, उन्होंने ये बात कही कि जो एसिड्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये भी चीज जानो कि जो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट है ना, ये लोन पेयर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? लोन पेयर बेस्ड कंसेप्ट है, यानी बेस्ड, यानी लोन पेयर के हिसाब से कहानी सारी बताई गई है। या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बेस्ड कह लो, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कंसेप्ट। ठीक है, देखो होता क्या है इनके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर होते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ए से ए, यानी एक्सेप्टर कौन है ना, लुईस के केस में एक्सेप्टर कौन? एसिड्स। ठीक है, तो लोन पेयर बेस्ड, तो लोन पेयर एक्सेप्टर आर द लुईस एसिड्स। ठीक है, और उसी तरीके से लुईस बेस कौन होते हैं? लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लुईस एसिड्स आर दी लोन पेयर एक्सेप्टर वाइल द लुईस बेस आर दी लोन पेयर डोनर्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ ये अपने पास कोई स्पीशीज है बी है, ये मान लो अपने पास कोई स्पीशीज है ए है, ये इसको डोनेट करती है क्या? कुछ लोन पेयर डोनेट करती है। किसको डोनेट करती है? लोन पेयर को डोनेट करती है। ठीक है, लोन पेयर को ये डोनेट करती है टू दी ए। ठीक है, इसने क्या करा? डोनेट करा। डोनर मतलब लुईस बेस, तो ये लुईस बेस हो गया। इसने एक्सेप्ट करा, तो ये क्या हो गया? लुईस एसिड हो गया। और ये क्या, ये जो इस टाइप के बॉन्ड होता है इसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है। अगर मान लो ये ए एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अगर मान लो इनके आपस के बीच में शेयरिंग हो जाती, तो ये जो बॉन्ड बनता है ये तो कौन सा बॉन्ड कहलाता? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो वन साइडेड शेयरिंग है, इसके पास अवेबिलिटी नहीं होगी कि ये किसी को दे पाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, इसको चाहिए था लेकिन इसके ऑक्टेट कंप्लीट थे। अब इसको चाहिए नहीं है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सपोज करो, तो ये इसको मांगेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके पास अगर मान लो लोन पेयर होंगे तो वो इसको दे देगा। ठीक है, और लोन पेयर दे देगा तो जो फॉर्म बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जो डोनेट करेगा, डोनर ऑफ लोन पेयर इज नोन एज लुईस बेस, जो एक्सेप्ट करेगा ना, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर यानी लुईस एसिड। और ये लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या पेयर्स कह लो, है ना, पेयर्स, यानी एक पेयर को हम कहते हैं, या जैसे एग्जांपल के तौर हम दो टाइप की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक बॉन्डेड एक नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड मतलब वो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नॉन बॉन्डेड मतलब वो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप ये जो कंसेप्ट दिया किसने दिया? ये दिया अपन को लुईस ने दिया। ठीक है, अब कुछ बातें, क्या बातें? देखो, ये डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और सिंस दे आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, यानी इसके जो ऑक्टेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, या और इसका जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट होगा। तो ये कंडीशन है इनकी। ठीक है, ये क्या है? इनकी कंडीशन है ना। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं, है ना, पूरी कहानी अपन ने समझ ली, एक बेसिक तौर पर अपन ने लुईस एसिड बेस को समझ लिया। ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इन सभी चीजों को। तो अपन लोगों ने क्या करा, अगर अपने पास कोई मान लो कोई स्पीशीज है अपने पास, मान लो कोई अपने पास ये है वन स्पीशीज, और कोई दूसरी स्पीशीज है टू स्पीशीज। ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स है या मान लो दो एटम्स है, इसने इसको दिया है लोन पेयर, इसने क्या करें, इसको लोन पेयर दिए हैं। इसने चूंकि दिए हैं, ये क्या कहला रहा है? लुईस, क्या कहला रहा है? डोनर, यानी ये क्या हो गया? लुईस बेस, यानी लोन पेयर डोनर। ठीक है, इसने एक्सेप्ट करें तो ये कहलाएगा लुईस एसिड, यानी लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, बात समझ में आती है? इतनी बात क्लियर है? तो अभी हमने डिस्कस करा, वही लिख दिया वापस से। ये भी बता देता हूं फिर से एक बार कि चूंकि दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, चूंकि ले रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। बात समझ में आती है? इतनी बात क्लियर है? कुछ बातें और है इनके बारे में। ठीक है, कुछ बातें और है। चूंकि डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इस बात से आप इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, इसका जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट होगा, यानी कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट होगा। चूंकि ले रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब इसका जो ऑक्टेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट।
ठीक है, इनकम्प्लीट होगा ऑक्टेट। बात समझ में आती है ना। अच्छा, अब अगर मान लो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, मेरे पास क्या है, एक एनायन है, एक लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है, एक रेडिकल है, ये मैं इंटरमीडिएट लिख रहा हूँ, एक अपने पास कोई कैटायन है। ठीक है, तो एनायन किसकी तरह काम करेगा, एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ना, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये देने की तरह काम करेगी। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे लुईस, है ना, लुईस बेस की तरह काम करेंगे, ये लुईस एसिड्स थे। और कैटायन हो गए, है ना, ये सब किसकी तरह काम करेंगे, लुईस, है ना, एसिड की तरह काम करेंगे। बात समझ में आती है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी स्पीशीज जिनने अपना ऑर्बिटल यानी कि अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर लिया, ठीक है, जिनके पास डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, या यूं कहूं जिनने अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर लिया है, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, इस कैटेगरी में आएंगी कि इस कैटेगरी में आएंगी। देखो, अगर मान लो किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो भी लुईस एसिड की कैटेगरी में आएंगे। अगर मान लो किसी ने अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर लिया है, ठीक है, मतलब ऑक्टेट को क्या कर लिया है, एक्सपांड कर लिया है, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है ना, ऑक्टेट को एक्सपांड कर लिया है, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। तो इस तरीके से अपन लोग चीजों को समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो चीजें और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, रब करता हूँ और फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो फिर आपको पता करना होगा कि कौन एसिड की तरह काम कर रहा है, कौन बेस की तरह काम कर रहा है। एक दो पॉइंट और लिख लो, है ना, जो मल्टी, अच्छा एक चीज बताना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चीज पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और एक पढ़ते हैं हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस एम इफेक्ट, सॉरी, एक होता है माइनस एम इफेक्ट, एक होता है प्लस एम इफेक्ट। ठीक है ना, माइनस आई का मतलब या माइनस एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना, पुल करना, और माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन को वाकई में ले लेना। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करना, और प्लस एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को वाकई में डोनेट कर देना, ट्रांसफर कर देना अपने में से किसी और दूसरे एटम में। मतलब कहने का इन दोनों ही है ना, माइनस आई या माइनस एम में इलेक्ट्रॉन क्या, ये दोनों ही क्या कहला रहे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। माइनस आई एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करता है, बट स्टिल इसकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, और ये तो करता भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। ठीक है, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ना, ये वाकई में डोनेट करता है, लेकिन ये डोनेट नहीं करता, क्योंकि ये तो है ना, इसमें एक्सचेंज में, तो मैंने कहा ना पार्शियल ट्रांसफर होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है ना, और यहाँ पे रियल ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है मीजोमेरिक इफेक्ट में, रेजोनेंस है ना। पर फिर भी दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इन दोनों की माइनस आई है माइनस एम की, और इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। टेंडेंसी की बात करूं तो फिर मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी माइनस एम या माइनस आई वाले ग्रुप, वो भी आप लुईस एसिड की कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे ना, यानी माई प्लस एम और प्लस आई वाले, वो आप कहाँ डाल सकते हो, लुईस, है ना, लुईस बेस की कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज पढ़ी थी अपन लोगों ने, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग, की अपने पढ़ी नहीं थी, मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, मैंने दूसरी क्लासेस जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस है उनमें मैंने, जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, चीजें बताई थी इनको मैंने, खैर मैं आपको भी बताऊंगा, कोई समस्या नहीं है। खैर, मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप्स जो होते हैं ना, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स, कंटेनिंग ग्रुप्स, जैसे मान लो आपका क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ कंटेनिंग ग्रुप हो गया, जैसे कि टो ग्रुप हो गया, है ना, एल्डिहाइड में होता है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना, सल्फोनिक एसिड हो गया, इस टाइप के मल्टीपल बॉन्ड, या साइनाइड हो गया, है ना, बात समझ में आती है। इन सब में क्या होता है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। तो हमें मालूम है जो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं वो माइनस एम की तरह काम करते हैं, और माइनस एम की तरह काम करते हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो इनकी कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, पता पड़ा कैमरे में नहीं आ रहा, तो फिर है ना, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स भी आएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने ले लिया CO2, SO2,
SO3, ये P2O5, P2O5 है ना, Cl2O7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इस टाइप के जो कंपाउंड है वो कहाँ आएंगे, लुईस एसिड्स में आएंगे। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा मान लो अपन ने लिखा है यहाँ पे अमोनिया H2O, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, है ना, या फिर मान लो SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, या मान लो आपका हो गया SO या HSO3 नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये सब कहाँ आएंगे, ये सब कहाँ आएंगे, या मान लो HSO4 नेगेटिव, ये सब कहाँ आएंगे, सारे के सारे एनायंस ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो लोन पेयर कंटेन कर रहे हैं, जैसे अमोनिया, ये सब कहाँ आएंगे, या OH नेगेटिव हो गया, ठीक है, या NH2 नेगेटिव हो गया, या N3 नेगेटिव हो गया, या N2 नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये सब कहाँ आएंगे, ये सब आएंगे आपके कहाँ पर, लुईस बेसिक कैटेगरी में, या तो लोन पेयर है या फिर इनके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ना, तो ये कहाँ आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आती है? ठीक है, और यहाँ पे दो चार एग्जांपल और लिख लेते हैं, दो चार एग्जांपल और लिख लेते हैं, है ना। देखो BF3 हो गया, या AlCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये BF3, ये AlCl3 हो गया, ये क्यों आएंगे इस कैटेगरी में, जरा बताना सोच के। या BeCl2 हो गया, या BeH2 हो गया, इन सभी में क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे BF3 लिया अपन ने, ठीक है, BF3 लिया, अगर मैं बात करूं बोरॉन की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, यानी 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना, 2p1, थोड़ा सा रब करूं क्या, ठीक है, 2p1। अब एक चीज ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि जो 2s है उसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन्स है, और जो 2p है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसको लेना कितने हैं, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए है भी, लेकिन लिया तो ये 3 ही है ना, एक फ्लोरीन से, दूसरा भी फ्लोरीन से, तीसरा भी फ्लोरीन से, यानी 3 फ्लोरीन से इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले रखा है, 3 फ्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले रखा है। ठीक है, तो भी इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम ध्यान से देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 और आ गए, इसका मतलब 6 हो गए, तो बेटा 6 और चाहिए इसको 8 है, इसका मतलब अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। तो इसका मतलब ध्यान से देखो तो सारों में ऐसी कहानी चल रही है, सभी की सब में ऐसी कहानी चल रही है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हो गए आपके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सारे के सारे क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लोन पेयर, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले, यानी ये भी किसमें आएंगे, लुईस एसिड्स में आएंगे, है ना। तो इस तरीके के आप जो है सारी कहानी बता सकते हो। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लिख लो, PCl5, PCl6 नेगेटिव हो गया, ये SF4 SF6 हो गया। अच्छा ये बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, दोनों PCl5 और PCl6? देखो ध्यान से देखो ना, तो अगर हम ध्यान से देखें, एक सेकेंड पेन चेंज करूं पहले। तो देखो अगर हम बात करते हैं NH3 के बारे में, या चलो NCl3 के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो NCl5 बनाना पॉसिबल नहीं था, NCl3 पॉसिबल था। ठीक है, क्योंकि अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर चुका है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है 1s2 2s2 2p, ठीक है, 2p3 होता है। इसका मतलब इसके जो p ऑर्बिटल है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, 3 और ले सकता है तो 3 और ले लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। और अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, फास्फोरस की बात करूं, तो फास्फोरस मतलब क्या हो गया, है ना, इसका जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, 3s2 3p3, ठीक है ना, 3p3। तो इसके पास d ऑर्बिटल भी तो है पूरा, इसके पास d ऑर्बिटल भी तो 3d भी तो है, इसका मतलब इसके पास ये वैकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी नाइट्रोजन पेंटावेलेंट स्टेट में नहीं जा सकता, मतलब NCl5 या NH5 ये कभी भी बन नहीं सकते, क्योंकि ऐसे केस में वो पेंटावेलेंट हो रहा है, मतलब डी ऑर्बिटल अपना यूज कर रहा है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं, इसके पास ऐसे वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। लेकिन फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना, तो ये पेंटावेलेंट स्टेट पे भी जा सकता है। ठीक है, तो हमने बात करी PCl5 की, तो PCl3 तक तो कहानी सेट थी, इसने 2 क्लोरीन और ले लिए और इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रख लिया, वैकेंट डी ऑर्बिटल पे रख लिया, तो ये PCl5 में भी जा सकता है। उसी तरीके से PCl6 नेगेटिव में भी जा सकता है अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है,
इन्होंने अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करा और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है इनके पास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होगा। ऑब्वियस बात है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, पूरा तो भरा नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑर्बिटल अभी भी खाली है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी भी है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी भी है, इसका मतलब ये तो लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। तो वो सारी स्पीशीज जिन्होंने अपना वैकेंट ऑर्बिटल जिन्होंने अपना ऑक्टेट एक्सपांड किया, ठीक है, जिन्होंने अपना ऑक्टेट एक्सपांड करा, जैसे कि PCl5 या PCl6 नेगेटिव, वो सारी की सारी स्पीशीज कैसी हो जाएंगी, वो सारी की सारी स्पीशीज हो जाएंगी आपकी लुईस एसिड्स की तरह, ठीक है, लुईस एसिड्स की तरह काम करेंगी, ठीक है। कुछ बातें और लिख लो इन सभी बातों में, है ना। जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड्स होती है ना, जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड्स होती है ना, वो भी सारी बेसिक होती है, वो भी सारी कैसी होती है, ऑल मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। उसी तरीके से जितनी भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होती है ना, वो सारी सारी एसिड्स होती है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और याद रख सकते हो आप लोग, अगर अपन पीरियोडिक टेबल में जाएंगे टॉप टू बॉटम इन, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल अगर हम क्या करें, टॉप टू बॉटम मूव करें, टॉप टू बॉटम चले, है ना, ऑन मूविंग द टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ऑक्साइड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर होगा, ऑक्साइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर होगा, ऑक्साइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज करेगा। मैं चाहूँ तो पूरा थ्योरेटिकल में लिख सकता हूँ कि ऑन मूविंग द टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस व्हाइल द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस। लेकिन वो लाइन है और मेरे को लगता है ऐसा लिखने में ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा, रिवीजन जल्दी हो जाता है, एक बार पढ़ा ध्यान दिया एक सेकंड में कैच हो गया, है ना। नहीं तो पूरा थ्योरी पढ़ो उसमें भी कोई समस्या नहीं, बट स्टिल मेरे को लगता है दिस इज मोर कन्वीनियंट मेथड टू रिवाइज एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। और इसका ठीक उल्टा, अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाए, अगर हम क्या करें लेफ्ट टू राइट जाए, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, देखो जो भी प्रॉपर्टीज जो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती हैं, है ना, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा ऑक्साइड्स का, है ना, ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट और याद रखना, क्या ये सारे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी किसी कंपाउंड की। या इस पॉइंट को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो एसिडिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीजन, यही होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा उनकी, है ना, एसिडिक कैरेक्टर। जैसे अगर मान लो मैंने कहा SO4, एक तरफ मान लो मैंने कहा SO3 या SO2 और SO3 ले लेते हैं, है ना। एक तरफ मैंने कहा SO2 और एक तरफ मैंने कहा SO3, 2 to the 4 +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +6 ज्यादा है, इसका मतलब दिस इज मोर एसिडिक, इसका मतलब SO3 इज मोर एसिडिक देन द SO2, ठीक है। इस तरीके से अपन जो है कहानी समझ सकते हैं। हमने कहा H2SO4, एक तरफ हमने कहा H2SO3, 3 to the 6, 6 में से 2 जाएगा तो +6, है ना, 3 to the 6, 6 में से 2 जाएगा तो सॉरी +4, और 4 to the 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा +6। ये +4 +6 दिस इज मोर एसिडिक क्योंकि ये +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है। हमने कहा HClO4, हमने कहा H2SO4, कौन सा ज्यादा मोर एसिडिक, 4 to the 8 में से एक जाएगा +6, 4 to the 8 में से एक जाएगा +7, इसका मतलब HClO4 इज मोर एसिडिक देन द H2SO4, ठीक है। हमने कहा Cl2O7, Cl2O7, एक तरफ हम ले लेते हैं H2SO4, कौन सा ज्यादा एसिडिक, 7 to the 14, 14 में से हो जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 7 to the 14, 14 बाय 2 यानी +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 to the 8 में से हो जाएगा तो +6, दिस इज मोर एसिडिक, है ना। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, कर सकते हो, बात समझ में आती है। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, अपन लोग इतनी देर से बात कर रहे थे कुछ कंपाउंड जैसे CO2 या SO2 का BF3, इनका नेचर नहीं समझा पा रहा था, ठीक है। तो CO2 हो गया, ये SO2 हो गया, ये BF3 हो गया, ये एसिडिक थे, ये कोई दूसरी थ्योरी नहीं समझा पा रही थी, लेकिन ये थ्योरी समझा पा रही थी, ठीक है। इन दोनों के पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स है,
तो मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब लुईस एसिड की तरह काम करने वाली, ये चीज़ अभी हमने देखी पहले में, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये तो उसके पास ऑक्टेट है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल जो है वो 6 ही है और 8 होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो दिख ही रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख ही रहा है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसका मतलब तो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा होगा, ये भी क्लियर दिख रहा है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपका बताना, एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, सिलेक्ट द लुईस एसिड। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको ऑप्शन दिए CaO, SO3, CH3, NH2 और मैंने आपको दिया है अमोनिया। ठीक है, देखो सबसे पहले तो देखो मेटलिक ऑक्साइड को टलक रहा है क्या, कुछ चिपक रहा है क्या, बिल्कुल ये मेटलिक ऑक्साइड है, दिस इज द मेटलिक ऑक्साइड। और मेटलिक ऑक्साइड हमेशा हमेशा और हमेशा बेसिक होती है, ये तो बेसिक हो गई। ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्ड वाला है तो इसका मतलब ये तो एसिड हो गया। इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी दे सकता है, मतलब ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। इसके पास भी लोन पेयर, ये भी देगा, ये भी बेस हो गया। इसका मतलब एक ही एसिड हुआ, और वो भी आपको मालूम है मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब एक लुईस एसिड हुआ, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आती है। इस तरीके से आप चीजों को समझा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है पूरी थ्योरी, अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस और लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ये तीनों अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो एसिड बेस कंसेप्ट में 3 थ्योरियां पढ़ी जाती है, अरेनियस की, ब्रोंस्टेड लॉरी की और लुईस की, ये तीनों अपन ने पढ़ ली। ठीक है, तो फिलहाल तो बेटा जी इस वीडियो पे इतना ही, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।